और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर को लेकर लगातार ये बढ़ती जा रही है, या फिर वो इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अब यहां एक चीज और एक बड़ा सवाल है। आपने कहा कि ठीक है, अगर कर्तव्यों का ही पालन किया जाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अधिकारों को का जिक्र न करना, मुझे लगता है कि अधिकारों को लेकर उनकी मंशा दिखाई पड़ती रहती है। जिस तरीके से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तमाम तरह की आजादी पर अंकुश लगाने की जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, उन पर अंकुश लगाने की कोशिशें होती है, आरोप लगते रहते हैं। तो न वांछुक हो या फिर कोई और भी हो, और तमाम छोटे स्तरों पर भी अफसरों के खिलाफ भी अगर कोई रिपोर्ट लिखी जा रही है, छप जा रही है, तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। पहले एफआईआर दर्ज होती है, बाद पता चलता है कि रिपोर्ट लिखी क्या गई है। यानी ये जो एक लोगों में सहनशीलता की कमी आई है कि किसी की बात को, आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आखिर इसकी भी तो याद दिलानी चाहिए थी उनको कि ये भी हमारे संविधान का हिस्सा है, और इसी संविधान ने ये अधिकार भी दिए हैं कि लोग अपनी बातों को रख सके और लोग, दूसरे लोग जो है वो उनको सुन सके। प्रेम कुमार जी, इस संविधान की अपनी एक अहमियत है, और यहां संविधान के हिसाब से एक तंत्र कैसे चलना है, उसका एक मार्गदर्शक है संविधान। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यह सवाल तो उठेगा ही कि जब आप उसी संविधान की प्रस्तावना में लिखित चीजों के, लिखित विचारों को आप उसको लेकर आलोचना करते हैं, और उसके बाद बहुत सारी चीजों को लेकर और संविधान को पर किस तरह की आपकी दृष्टि रहती है, आप बात कुछ भी करते हैं, उसका पालन कैसे होते हैं, खासतौर पर जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात, इन सब चीजों को लेकर आपके बयान कैसे आते हैं? और एक दिन पहले ही अभी जिसका जिक्र सुनील शुक्ला जी कर रहे थे कि अयोध्या में क्या कुछ हुआ, क्या वो संविधान के अनुसार हुआ? अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को संविधान के प्रति किस तरह की आस्था रखने की बात कर रहे हैं? क्या वो अपने संदेश देना चाहते हैं? और आपने क्या उनका ब्लॉग पढ़ा जिसको उन्होंने कहा था कि सबको पढ़ना चाहिए? अगर पढ़ा हो तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि उसमें क्या उन्होंने लिखा है और किस तरीके से आस्था रखी जाए। हम आप जो कुछ कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, जो कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, उनको अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहे हैं और अपने अधिकारों का भी, कि जरूरी चीजों को सबके सामने ला रहे हैं। क्या इस तरह के अधिकार और कर्तव्यों का भी प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं? और ये सारी चीजें हमें इसी संविधान ने दी हैं। समीर जी, एक तो प्रधानमंत्री का ब्लॉग पढ़ने की अपनी क्षमता नहीं है, और मन की बात भी अपन नहीं सुनते हैं। मजबूरी तब हो जाती है कि जब कार्यक्रम करना होता है और समीक्षा करनी होती है, तो मजबूरी होती है उसके कुछ अंशों को सुनना या पढ़ना। तो प्रधानमंत्री चूंकि काफ़ी ज़्यादा विद्वान हैं, तो हम जैसे मतलब कहिए कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि प्रधानमंत्री का लिखा हुआ पढ़ पाएँ। एक तो घोस्ट राइटर्स हुआ करते हैं समीर जी, तो वो घोस्ट राइटर्स जो हैं आजकल ज़्यादा उनको काम मिल गया है, ये भी समझा जा सकता है। तो घोस्ट राइटर्स ने कुछ लिखाया होगा, तो आप नहीं जानते कि प्रधानमंत्री ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किए समीर जी, वो दिन में हम लोगों ने दिखाए भी थे अपने ब्रेकिंग न्यूज़ में, और वही बातें उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में भी लिखी होंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ कर्तव्य की बात कर रहे हैं। और मौलिक अधिकारों के विषय में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, बिल्कुल साफ आदेश है कि इमरजेंसी के समय भी मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होंगे, ये साफ तौर पर है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये साफ आदेश है कि मौलिक अधिकार तब भी स्थगित नहीं होंगे, चाहे युद्ध हो चाहे इमरजेंसी हो, किसी भी हाल में ये स्थगित नहीं हो सकते। समीर जी, दिल्ली में कर्तव्य पथ तो बन जाता है, प्रधानमंत्री बना देते हैं, लेकिन जरा ये भी बताएंगे कि अधिकार पथ कहाँ है, कहाँ अधिकार पथ की बात की जाए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते थे, उनकी भी सीमाएं बांध दी गई हैं। अब आपको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति लेनी होती है, अनुमति नहीं लेंगे तो आप गिरफ्तारी हो जाएगी। लोकतंत्र में प्रदर्शन की अनुमति की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये भी सवाल होता है कि आखिर लोकतंत्र में किसी प्रदर्शन की अनुमति लेने की आवश्यकता क्यों है। तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन समीर जी, आज जो हुआ है और राष्ट्रपति महोदया के श्रीमुख से जो कुछ निकला है और जो पाठ उन्होंने किया है, ये स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और ये किसी भी तरीके से कहा जाए कि अनभिज्ञता में भी नहीं हुआ है।
और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, मतलब मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आप लगातार चीज़ों को देखिए तो समझ में आ जाता है। आपको याद होगा कि वो खादी ग्रामोद्योग विभाग का एक कैलेंडर छपा था और उसमें चरखा काटते हुए गांधी जी की जगह मोदी जी आ गए थे। फिर वो बताया गया कि ये गलती से हो गया था, भूल हो गई थी, वापस ले लिया गया। इसी तरीके से जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन जाया जा रहा था तो उस समय संविधान की एक प्रति सांसदों को दी गई थी। वो जो सांसदों को प्रति दी गई थी उसमें मालूम पड़ा कि जो प्रस्तावना है उसमें से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश जो गणराज्य है, ये शब्द वहाँ से गायब थे। फिर बाद में बताया गया कि साहब ये तो गलती से हो गया था, चूंकि जो है ये पुरानी पहली जो थी प्रति वो जो थी बच गई थी। भाई जब संविधान संशोधन हो चुका तो आपने पुरानी प्रति क्यों छाप दी? इसी तरीके से एक बार एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उस विज्ञापन में भी वो गायब थे शब्द, उस पर भी यही सफाई आई थी कि साहब ये पहले जो ये गलती से जो था ये चला गया, जो पहली वाली जो थी वो आ गई थी। तो भाई ये गलतियां बार बार संविधान के साथ क्यों होती हैं? तो प्रधानमंत्री कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? फिर प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारत के संविधान की में आस्था की बात कर रहे हैं या फिर जो ग्रेट ब्रिटेन का संविधान था उसमें आस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका पितृ संगठन है उसकी तो भारतीय संविधान में आस्था रही नहीं है। तो प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए किस आप संविधान की बात कर रहे हैं। तो समीर जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संविधान जो है वो जिस दिन से बना है या जब से उसके बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तब से भारतीय जनता पार्टी के जो मानसिक पुरखे हैं उनके सीने में शूल की तरह चुभता रहा है। संविधान जब बन रहा था उसमें पंडित नेहरू के और डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले भी जलाए गए थे। मनुस्मृति ही संविधान होना चाहिए ये भी कहा गया था। ये भी कहा गया था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये सारी बातें कही गई थी। तो ये सारी बातें जो शूल की तरह चुभती रहती हैं तो वो अब सामने निकल कर आता है। मजबूरी ये है कि संविधान ने 400 पार का जो नारा दिया गया था वो 400 पार को 240 में ला पटका, तो अब मजबूरी बन गई है उसके सामने शीश नवाना। लेकिन समीर जी, ये शीश नवाना जो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके के जब काम होते हैं तो जब शीश नवाया जाता है तो पहले शीश नवाते समय नीचे से चादर खींच ली जाती है। तो ये संविधान के नीचे से चादर खींचने का एक कृत्य भी हो सकता है कि हम शीश नवा रहे हैं और धीरे से चादर खींची जा रही है। आप शीश नवाएं या ना नवाएं, संविधान कोई पूजा की किताब नहीं है कि आपको शीश नवाना है। संविधान जो है इस देश को चलाने वाली किताब है। संविधान इस देश के हिसाब, मतलब देश जो है इस संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। सवाल यह है कि क्या देश संविधान के हिसाब से चल रहा है? क्या संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा हो रही है? क्या जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा हो रही है? क्या जो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या उसकी रक्षा हो रही है? अगर इन सारी बातों का उत्तर ना में आता है तो फिर कैसा संविधान के सामने शीश नवाना? हमें कोई आवश्यकता नहीं कि प्रधानमंत्री जो है संविधान के सामने शीश नवाएं या प्रधानमंत्री जो है संविधान दिवस मनाएं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप संविधान को लेकर के घूमें और आप उसकी आप प्रस्तावना का पाठ करें। लेकिन देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। सरकार के हर काम में संविधान की छाप दिखाई देनी चाहिए, जो दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये समीर जी एक बड़ा संकट है देश के सामने। और मैं फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री अगर संविधान के आगे शीश नवा रहे हैं फिर उसको कर रहे हैं तो फिर याद रखिए कि प्रधानमंत्री फिर याद दिला रहे हैं कि 400 पार होने दो, इस संविधान को तो हम खत्म करके रहेंगे। शायद ये संकेत देने की कोशिश की है। SIR पे जो चल रहा है समीर जी, वो भी इस संविधान को बदलने की प्रक्रिया का एक हिस्सा समझा जा सकता है। मुझको ऐसा लगता है, बाकी जब आगे चीजें होंगी तब देखा जाएगा। मुर्मू जी ने और उन्होंने सामाजिक कहा अब सबके हाथ में थी, हालांकि बिरला साहब के हाथ में प्रस्तावना नहीं थी, हो सकता है उनको याद हो। लेकिन अब ये जहां पर समाजवादी की जगह सामाजिक की ये कहा गया, और लोगों ने भी यही उच्चारण किया या फिर उन लोगों ने जो लिखा हुआ मिला हुआ था वो किया, यानी जो संविधान में लिखा हुआ है मूल रूप से। पर यह है गंभीर मुद्दा है और गलती हुई है या फिर यही लिखकर उनको दिया गया था जिसका वो वाचन कर रही थी, ये पता लगेगा तो ये अपने दर्शकों को भी ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन अमलेंदु जी, आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, हालांकि लगा कि पहले की आज भी शायद टल जाए, लेकिन आज जो SIR का विरोध करने वाले पक्ष के वकील थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि हम हर स्थिति में तैयार हैं, कभी भी हमसे आप बहस करवा सकते हैं। तो फिर जजेस ने कहा नहीं ठीक है आज हम करते हैं सुनवाई। हालांकि अभी सुनवाई जारी रहेगी कल भी। पर
एसआईआर के दौरान ये जो हड़बड़ी है चुनाव आयोग की, और उस हड़बड़ी में जो दबाव आ रहा है बीएलओस पर, छोटे कर्मचारियों पर, बड़े अफसरों पर नहीं आ रहा है, उन पर भी रहा होगा, लेकिन वो अपना पूरा दबाव इन्हीं पर डाल रहे हैं, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप कि क्या कुछ रहा उस दौरान। देखिए समीर जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट का रुख जो था वो काफी कैजुअल सा दिखाई पड़ा, खासतौर से बिहार के एसआईआर के मामले में। और केरल के एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो ये थी कि भाई ये केरल का मामला जो है ये कुछ दूसरे किस्म का है, चूंकि वहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, तो ये कुछ इनकी तर्क दूसरे हैं, तो इसको हम अलग से सुनेंगे। और तमिलनाडु का मामला अलग है, तो उसको हम अलग से सुनेंगे। तो ये उनकी तरफ से कहा गया, और सब में तारीख लग गई, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 9 दिसंबर वो तारीखें लग गई, उन पर बातचीत होगी। लेकिन फिर उसके बाद ये कहा गया कि जब याद दिलाया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि भाई आज बिहार के मामले में भी लगा हुआ था, उस पर फाइनल हियरिंग होनी थी, उस पर क्या है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाँ इस पर हम सुनवाई करेंगे, और 2 बजे का समय फिर उसके लिए तय हुआ कि 2 बजे इस पर बातचीत की जाएगी फाइनल इस पर हियरिंग के लिए। हालांकि जो अपने राकेश द्विवेदी जी थे चुनाव आयोग की तरफ से, उनका तर्क ये था कि भाई इसको नहीं सुना जाए, चूंकि कई राज्यों की अब याचिकाएं आ गई हैं, तो फिर सारी याचिकाओं को एक साथ सुना जाए, क्योंकि याचिकाएं अलग अलग भले ही हैं, लेकिन जो इसको चुनौती देने का आधार है वो एक ही है कि ये असंवैधानिक है। इसको लेकर उनका तर्क था, यानी वो चाहते थे तारीख पर तारीख होती जाए और तारीख फिर मिल जाए। लेकिन शायद जस्टिस सूर्यकांत जो थे वो तय करके आए थे कि नहीं आज इसको सुनना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको आज हर हाल में सुनेंगे, और आप चाहे तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं हम तैयार हैं, आप जिस समय कहिए हम उस समय तैयार हैं, आप इनको अपना पक्ष रखने दीजिए और हम फिर इसके बाद अपनी बात रखेंगे। अब जब लंच के बाद शुरू हुई सुनवाई समीर जी, तो उसके बाद मालूम पड़ा कि जो राकेश द्विवेदी साहब हैं वो बीमार पड़ गए हैं, और मालूम पड़ा कि सुबह घूमने गए थे, और घूमने गए तो उसमें उनको जो थी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, और प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। तो अब मोदी जी के रहते हुए दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ गया है समीर जी, और दुनिया के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें टॉप जो कर रहा है दिल्ली इस समय टॉप कर रहा है। तो ये भी मोदी जी की एक उपलब्धि है, 70 सालों में पहली बार मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी और सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में है, तो ये हो सकता है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझको जो है वो लाइव जुड़ने की अनुमति दी जाए, तो उनको फिर छुट्टी दे दी गई कि ठीक है आप जो है लाइव जुड़ सकते हैं, तो उनको दिया गया। कपिल सिब्बल ने फिर अपनी सारी बातें रखी, और कपिल सिब्बल ने जो तर्क दिए, हाँ बीएलओस का मामला इस तरीके से आया कि जब सुनवाई लगभग खत्म होने को थी, तो उस समय फिर पश्चिम बंगाल की तरफ से जो अधिवक्ता खड़े हुए उन्होंने कहा कि भाई तो जान जा रही है, और पूरे देश भर में 23 बीएलओस की जान जा चुकी है। तो बहुत ही असंवेदनशील मामला जो है, मतलब टिप्पणी जो थी वो राकेश द्विवेदी की तरफ से थी इसमें कि भाई आपकी याचिका में तो नहीं है, प्रशांत भूषण से मतलब कहा गया कि आपकी याचिका में तो ये शामिल नहीं है कि इसमें कोई जान दी चली गई है। इस पर फिर सीजीआई ने मतलब इसको संज्ञान में लिया, उस पर चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया कि आप 1 दिसंबर तक इस पर अपना जवाब दाखिल करिए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो टिप्पणी की गई बहुत ही असंवेदनशील, अमानुषिक और पार्श्विक टिप्पणी थी कि आपकी याचिका में इसका जिक्र नहीं है। याचिका दाखिल हुई थी महीना भर पहले और जान जा रही है कल, तो कैसे महीना भर पहले जो याचिका दायर हुई थी उसमें इस बात को आ जाएगा। तो अभी तो जो था बात ये हो रही थी, कपिल सिब्बल लगातार ये कह रहे थे कि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हम प्रोसीजर पे बात कर रहे हैं, जो प्रोसेस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस जो जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें जाने जा रही हैं। तो एक तरफ तो ये था समीर जी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे था कि आपको ये कराने का अधिकार भी है कि नहीं है, ये था। तो प्रोसेस की जब बात आई तब ये पश्चिम बंगाल को लेकर जब मामला उठा तो प्रशांत भूषण ने टिप्पणी की कि भाई 23 बीएलओ की अब तक जान जा चुकी है। तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और फिर नोटिस इशू किया गया, अब चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना है। तो यानी अब चुनाव आयोग को इस पर भी जवाब देना होगा कि जो जान जा रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये असल में मामला हुआ। हाँ, ये